हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ चेक बाउंस से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूं। यह इंफॉर्मेशन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एवं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के इस्टेब्लिश प्रिंसिपल पर बेस्ड है। चेक बाउंस एक लीगल मैटर है और इसे हैंडल करते समय प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट थिंग, चेक की वैलिडिटी वो होती है 3 मंथ्स की। यहाँ जिसके फेवर में चेक होता है उसको पेई बोलते हैं या होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं। यहाँ अकाउंट्स की डिटेल होती है जिसके नाम से वो बैंक अकाउंट है मेंटेन किया हो, यहाँ सिग्नेचर होता है। अगर यदि कोई चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक जो है ये रिटर्न मेमो इशू करता है। उसमें ये रीजन शो करता है, जो ये रीजन बताए गए हैं कि कौन से रीजन है, टू सो एंड सो, किस रीजन से चेक बाउंस हो गया है। लेट से अकाउंट क्लोज्ड है, इस कारण से बाउंस हो गया है, कि फंड्स इनसफिशिएंट है। तो जो भी रीजन होता है वो यहाँ पे मेंटेन करके आपको ये दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, बैंक से आपको कलेक्ट करना होता है। विद इन टाइम कलेक्ट कर लीजिए इसको, क्योंकि इसी के बेस पर आप कोई क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। अब इसके बारे में, अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है उसके बारे में प्रोविजन जो है एनआई एक्ट के सेक्शन 138 में बताया गया है। ये पूरा चैप्टर ही डिसऑनर के बारे में है कि जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो क्या पेनाल्टीज होती हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। तो ये देखें, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का चैप्टर है कि ऑफ पेनाल्टीज इन केसेस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स। और भी लाइक रीजंस हो सकते हैं, जैसे अकाउंट ब्लॉक्ड है, अकाउंट क्लोज्ड है, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉवर है। अब क्या क्या होना चाहिए? तो बेसिकली ये 7 कंडीशन, मोस्टली ये 7 कंडीशंस होते हैं जो इसमें 138 में बताए गए हैं। 3 ये कंडीशन है जो प्रोवाइड होके बाद जाते हैं, और कुछ कंडीशन इसमें जो है यहाँ पे बताए गए हैं। वेयर एनी चेक drawn by a person on an account maintained by him for payment of any money, any amount of money to another person from out of that account for discharge of any debt or liability is returned by the bank unpaid, then कहा जाता है कि such person shall be deemed to have committed an offense and shall be punished with imprisonment which may be extended up to 2 years and आर विथ फाइन विच में बी एक्सटेंडेड अप टू ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट। या तो 2 साल की सजा हो जा सकती है अप टू, या तो डबल ऑफ द चेक अमाउंट, या दोनों हो सकता है। क्या क्या प्रोविजन फॉलो होना चाहिए? फर्स्ट है कि कोई चेक इशू किया गया है जहां से अकाउंट मेंटेन कर रहा है। सेकंड ये किया है कि वो दूसरे पर्सन को उसने इशू किया है। थर्ड ये है कि वो किसी लाइबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए इशू किया गया है। एंड फोर्थ ये है कि वो अकाउंट जो है अनपेड रिटर्न हो गया है। सारे यहाँ पे ये प्रोविजो है। ये ऑफेंस कब माना जाएगा? ऑफेंस कंप्लीट हुआ अगर इस प्रोविजो जो नीचे मेंशन है, ये प्रोविजो, ये भी रूल्स फॉलो होते हैं तो। प्रोवाइडेड दैट, ऊपर की बातें क्या, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन दिस शेल अप्लाई अनलेस, अनलेस क्या क्या, कि द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू इट्स बैंक विद इन ए पीरियड ऑफ, इसको 3 मंथ्स पर पढ़ लीजिए आप लोग। पहले 6 मंथ का हुआ करता था, अब ये 3 मंथ्स हो गया है वैलिडिटी चेक की, तो विद इन 3 मंथ्स। सेकेंड क्या है बी में, कि द पेई or the holder in due course makes a demand for the payment of the said amount within 30 days में डिमांड करी हो। एंड सातवां क्या है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। एंड सेवेंथ क्या है कि ड्रावर जिसने चेक इशू किया है वो फेल हो जाता है विद इन 15 डेज में पेमेंट करने से, नोटिस रिसीव करने के। ठीक है, तो अब कहा जाए को उसने ऑफेंस कमिट कर दिया है। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में अगर ब्रेक करते हैं इस बेयर एक्ट को, लीगल एक्ट है तो ब्रेक करते हैं, तो ये वही चीजें जो मैंने ब्रेक किया है कि एक पर्सन ने कोई चेक इशू किया दूसरे पर्सन को फॉर पेमेंट ऑफ मनी एंड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लाइबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्ट में देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेट और लाइबिलिटी मीन्स लीगली इन्फोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी। ठीक है, तो लीगली इन्फोर्सेबल लाइबिलिटी होनी चाहिए। और वो चेक रिटर्न हो गया है अनपेड बिकॉज ऑफ द रीजन इनसफिशियंट टू द ऑनर ऑफ द चेक, या जो भी रीजन हो। फिर प्रोवाइडेड डेट यहाँ पे आ गया कि द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है,
payee makes a demands within 30 days from the receipt of the check return memo, and lastly कि विदिन 15 डेज में ड्रावर ने फेल कर दिया, पेमेंट नहीं किया है, तो कहा जाए कि उसने ऑफेंस किया है, जिसके लिए उसको अप टू 2 इयर्स तक की जेल हो सकती है, एंड और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक उसको पे करना पड़ सकता है। अब इन्हीं बातों का सिंपल टर्म्स में देखें तो क्या होता है कि विद इन 3 मंथ जब तक चेक की वैलिडिटी है तब चेक प्रेजेंट किया गया है इनकैशमेंट के लिए, वो चेक जो है इन डिस्चार्ज ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल लाइबिलिटी के लिए दिया गया हो, चेक डिसऑनर्ड हो गया हो, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स अकाउंट क्लोज, जो भी रीजन हो, ठीक है। उसके बाद रिटर्न मेमो मिलने के विद इन 30 डेज ने पेई ने डिमांड करी हो, अपॉन रिसीविंग द रिटर्न मेमो द पेई मस्ट सेंड डिजिटल लीगल नोटिस टू इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न मेमो। इसमें 15 डेज का टाइम दिया हो कि आप पे कर दो रिसीव होने से, और जो चेक इशू किया है जिसने, उसने विद इन 15 डेज पेमेंट नहीं किया तो कहा जाएगा उन्होंने ऑफेंस कमिट कर लिया है, तो उसके बाद वो कंप्लेंट विद इन 1 मंथ में फाइल हो जानी चाहिए। इसको सिंपल टर्म्स एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ए ने एक चेक इशू किया है बी के फेवर में, ठीक है। चेक की डेट है 1 जनवरी 2024। इसका मतलब चेक वैलिड कब तक है? अप टू 3 मंथ्स, मतलब 31 मार्च 24 तक वैलिड है। बी ने चेक को डिपॉजिट कर दिया 28 मार्च को, 28 मार्च को डिपॉजिट कर दिया, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। वो रिटर्न हो गया अनपेड 31 मार्च 24 को, फंड्स इनसफिशिएंट, लेट से फंड्स इनसफिशिएंट का रिटर्न हो गया। अब बी के पास ऑप्शन है कि 30 अप्रैल तक, 30 दिन के अंदर वो नोटिस भेज दे, डिमांड नोटिस। उसने 15 अप्रैल को ही, पहले ही 30 दिन का वेट नहीं किया, 15 अप्रैल को डिमांड नोटिस भेज दी ए को। डिमांड नोटिस 20 अप्रैल को मिल गई ए को। अब ए के पास ऑप्शन है कि वो 15 डेज, मतलब 10 डेज उसमें, कि 5 मई तक वो जो है पेमेंट कर दे बी को। अगर वो नहीं करता है तो बी को ए के अगेंस्ट 4 जून के पहले पहले केस की फाइल करनी होगी, अगर उसको क्रिमिनल केस चलाना है तो। अब डिमांड नोटिस अगर आप भेजते हैं तो डिमांड नोटिस में कुछ इसेंशियल्स होते हैं जिसको ध्यान रखना होता है। डिमांड नोटिस में थोड़ा सा लीगल इशू है, तो बेटर होगा कि आप किसी अच्छे लॉयर को कांटेक्ट कर लें डिमांड नोटिस भेजने के लिए, क्योंकि डिमांड नोटिस ही आपका बेस होता है जो क्रिमिनल केस फाइल करने का। किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए डिमांड नोटिस में? एक तो विद इन 30 डेज में जाना ही चाहिए रिटर्न मेमो मिलने के, ठीक है। पार्टी कौन होगा? तो जिसके जिसके नाम का अकाउंट है, लेट से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसके नाम का अकाउंट है यहाँ पे, फर्स्ट पार्टी वो होगी, ठीक है। फिर क्या होगा? जिसने चेक साइन किया है, जिसने चेक साइन किया है वो सिग्नेचरी ऑफ द चेक जो है सेकंड पार्टी होगा। फिर अगर वो कोई कंपनी है या कोई फर्म है तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, इन एडिशन टू द अबव टू, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स, प्लस वो सारे डायरेक्टर्स कंपनी के जो कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में जिसके कारण से चेक बाउंस हुआ है, इन्वॉल्व हो गया, उनको आप पार्टी बना सकते हैं। इसके लिए प्रोविजन है चेक बाउंस का, सेक्शन 141। ये डील करता ऑफेंसेज बाय ए कंपनी। इसमें आप देखें तो कह रहा है कि इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 130 इज ए कंपनी, तो कौन कौन? एवरी पर्सन who at the time of offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to penalty। कुछ एक्सेप्शन है कि अगर वो डायरेक्टर बोल देता है कि हम जो है उस समय रिजाइन कर चुके थे, नहीं थे, और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी होता है डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, उनको छोड़ करके अगर आप ये प्रूव करने की पोजीशन में हैं कि और भी डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे उस ट्रांजैक्शन में चेक बाउंस के, तो उनको भी आप नोटिस में पार्टी जरूर बनाइए, क्योंकि नोटिस में पार्टी नहीं बनाए तो बाद में आप कंप्लेंट में उनको पार्टी नहीं बना सकते, ठीक है। आपके पास जितने एड्रेसेज अवेलेबल हैं सब पे भेजिए, चाहे वो उनके वेबसाइट पे हो, चाहे उनके जीएसटी पोर्टल पे हो, या उनके मास्टर डाटा पे, सब एड्रेस पर आप भेज दीजिए। अभी भी चेक के अमाउंट से ज्यादा आप डिमांड नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। चाहे आपकी लेट से लाइबिलिटी 2 लाख की बनती है, चेक 1 लाख का है, तो आप 138 चेक बाउंस की नोटिस के डिमांड नोटिस में आप 1 लाख ही डिमांड करेंगे। अगर आपने 1 लाख से ज्यादा डिमांड कर दिया तो आपका नोटिस इनवैलिड हो जाएगी, इसके कारण से आपका केस भी इनवैलिड हो जाएगा। तो आप लेट से
आप बाकी का सिविल रिकवरी फाइल कर सकते हैं। आप बॉडी में लिख सकते हैं कि इतनी लाइबिलिटी आपकी बनती, जिसके अगेंस्ट आपने पार्ट पेमेंट 2 लाख की लाइबिलिटी बनती थी, आपने पार्ट पेमेंट के अगेंस्ट 1 लाख का चेक दिया है, तो आप चेक बाउंस की नोटिस में केवल 1 लाख की डिमांड करेंगे जितने का चेक है। सारे मेथड से आप सेम डे ही भेज दीजिए, चाहे वो व्हाट्सअप हो, ईमेल हो, स्पीड पोस्ट हो, कुरियर हो, सेम डे भेजा जाना चाहिए। और 15 डेज का टाइम प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ना तो 15 डेज से कम, ना तो 14 डेज, ना तो 16 डेज। एग्जैक्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 15 डेज का नोटिस में डिमांड करने की। उसके बाद अगर वो फेल कर देता है, पेमेंट नहीं करता है, तो आप जो है कंप्लेंट फाइल करेंगे विद इन 1 मंथ, जहाँ की कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, 15 डेज कंप्लीट हो जाता है। टेरिटोरियल कहाँ केस फाइल होगी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, किस कोर्ट में, जहाँ होम ब्रांच है, जहाँ चेक ड्रॉप किया वो नहीं, जहाँ आपकी होम ब्रांच है पेई की। लेट से अगर नोएडा में होम ब्रांच है तो नोएडा चलेगी, गुरुग्राम में होम ब्रांच है गुरुग्राम चलेगी, अगर साउथ दिल्ली में कोई होम ब्रांच है तो साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, न्यू दिल्ली में है होम ब्रांच तो वह न्यू दिल्ली कोर्ट में चलेगा। इसको प्रूव करने के लिए आप जो है एक कैंसिल चेक लगा देंगे, ताकि आपकी होम ब्रांच कौन सी है शो करने के लिए कंप्लेंट के साथ बेटर होगा, आप लगा दीजिए। लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पार्टी के, लेट से इनवाइसेज आपने रेज करे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, ईवे बिल्स है, बैलेंस कंफर्मेशन, वो सब आप कंप्लेंट के साथ अटैच कीजिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी ऊपर बताया कि अगर आपने किसी को नोटिस नहीं भेजा है, ऊपर पार्टी नोटिस नहीं बनाया, तो उसको कंप्लेंट में पार्टी नहीं बना सकते। इसलिए एक प्रॉपर जो है लीगल कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर लीजिए बिफोर सेंडिंग द डिमांड नोटिस। ठीक है। द रोल ऑफ ईच पर्सन इंप्लीटेड एज एक्यूज्ड इन द कंप्लेंट हैज टू बी डिफाइंड प्रिसाइजली। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर की, और अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उसके साथ लगाने चाहिए। ओरिजिनल चेक लगता है कंप्लेंट के साथ, ओरिजिनल रिटर्न मेमो भी लगता है। ठीक है। बताया कैंसिल चेक लगा दीजिए शो करने के लिए। अब प्लस स्टेटस सिक्योरिटी शो करने के लिए कि वो डायरेक्टर है, पार्टनर है, उसके लिए आप जीएसटी पोर्टल से उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, कंपनी मास्टर डाटा से लगा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।